50% है, टेल का प्रोबेबिलिटी 50% है। तो ये नॉर्मल कैसे होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में उतारें अपने हाथों से। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का शेप है जो एक घंटे के शक्ल में रहता है, बेल शेप में रहता है। इसको उतार लीजिए, ड्रा कीजिए। जी सर, उतार रहा हूँ सर। एनपीसी क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ड्रा कर लिए? यस सर। राइट। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसको जो दिया है सर नहीं हुआ तो सर कार्ल गॉस है, इसका नाम कार्ल गॉस है। इस वजह से इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं। इसका नाम है कार्ल गॉस, गॉस GAUSS गॉस, और इसको नॉर्मल कर्व कहते हैं और इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये गॉस जो है ना, ये गॉस एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी समझते हो? जी सर, जो खगोल विज्ञान जो मतलब एस्ट्रोनॉमी किसके जो रिलेटेड मतलब है? ऊपर में हाँ, फ्यूचर को जो बताता है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी क्या? एस्ट्रोलॉजी वो है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। एस्ट्रोनॉमी वो है जो जिसको हम हिंदी में जमीन के ऊपर खगोल शास्त्र कहते हैं। इल्मे नुजूम सर। हो गया, मौसम हो गया जी, खगोल शास्त्र कहते हैं सर को। जी ठीक है सर, वो ग्राफ वाला थोड़ा नोट करना है। हाँ, ग्राफ मैं आगे ले रहा हूँ, 1 मिनट में ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है फर्स्ट डिस्कवर किसने किया? इसका नाम है डी मोयर इन 1733। ये इसलिए इसने काम किया कि गेम्स के अंदर चांसेस, कौन सा बंदा कितने बार जीत सकता है, कौन सा बंदा कितने बार हार सकता है, इसके बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए इस टाइम इसको इस्तेमाल किया गया। आप जब 2020 खेलते हैं क्रिकेट के कमेंट्री में कभी सुनते हैं ना, ये बंदा जितने बार ये पर्टिकुलर बैट्समैन, मान के चलिए विराट कोहली, ये पर्टिकुलर बॉलर से कितने बार आउट हुआ है और आज आउट होने का कितना चांस है। तो आज के दिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन लर्निंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को इस्तेमाल करते हुए वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये फिर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया गया है, वो लैप्लेस है।
ये दोनों से ज्यादा ये कॉन्सेप्ट को फर्दर बहुत ज्यादा डेवलप किया है गॉस। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो एवरेज है वो नॉर्मल, जो एवरेज का वैल्यू के साथ जो मिलता है, एवरेज यानी कि आपके मीन वैल्यू के साथ जो मिलता है वो हम नॉर्मल कहते हैं। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जेबी गिलफर्ड ने एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया। उस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वेल डिफाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है। कल कल का जो डाटा था, कल का जो डाटा के अंदर आप अगर ट्राई किए हैं तो कहीं पे आपको मिला है क्या मीन मीडियन मोड तीनों एक ही वैल्यू वाला? यस सर, फर्स्ट में भी 8 आया था, मीन मीडियन भी 8 आया था। राइट, हाँ। जब इसको देखते हैं तो ये एक बेल शेप्ड कर्व है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट पॉइंट जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, ये मनहानी बेल शेप्ड कर्व है, ये एक बेल शेप जैसे एक घंटी दिखती है उस तरीके में ये होता है। सेकंड पॉइंट ये है, इसके अंदर क्या है, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू और मोड वैल्यू तीनों भी इक्वल होते हैं, मसावी होते हैं, और दैट इज इक्वल टू 0। समझ रहे ना पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या था, बेल शेप्ड कर्व है। सेकंड पॉइंट क्या है, बेल शेप्ड कर्व के अंदर मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मोड वैल्यू मसावी होते हैं, इक्वल होते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है कि यूनिमॉडल मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है, एक नेचुरल मॉडल बनता है। आइडियल क्लासरूम का अगर स्ट्रक्चर देना है तो अब हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जैसा हुआ दिखता है आपका क्लासरूम का परफॉर्मेंस, तो वो यूनिमॉडल कहा जाता है। फिर परफेक्टली सिमेट्री मतलब ये, परफेक्टली सिमेट्री मतलब किसी भी एक पेपर को अगर आप दो हिस्सों में बांटते हैं तो दोनों तरफ एक ही जैसा दिखता है, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। तो इसको देखिए, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और ये पीक तक जाएगा, यानी कि यहां से शुरू हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से लेके ये पीक तक चले जा रहा है, ये पीक पहुंच रहा है, पीक पहुंचने के बाद फिर यहां से लेके यहां तक जा रहा है। मगर जब इसको बिल्कुल बीच पॉइंट पे अगर दो हिस्सों में बांट देंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों भी मसावी रहेंगे, एक ही शक्ल में रहेंगे और उसका एक ही वैल्यू रहेगा, उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मैं एक बार फिर से आता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका, ये बेल शेप्ड कर्व है। सेकंड प्रॉपर्टी यह है, इस कर्व के अंदर वैल्यू, मीन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू और मोड का वैल्यू तीनों भी इक्वल होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है
थर्ड पॉइंट ये है कि ये एक मॉडल है जो आपको एक आइडियल के जैसे काम करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये परफेक्टली सिमेट्री है। परफेक्टली सिमेट्री का मतलब ये है कि ये जो कर्व अगर दोनों तरफ है, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब है अगर आप इसको काटेंगे किसी एक पॉइंट से, आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, दोनों भी इक्वल मिलेंगे। जैसे कि आप किसी भी फल को काटते हैं, एग्जैक्टली बीच में से कट करेंगे, दोनों साइड इक्वल पार्ट निकलते हैं, तो दोनों अलग अलग पार्ट को आप ये कह सकते हैं कि ये दो सिमेट्रिकली है। और ये स्क्यूनेस, इस स्क्यूनेस का वैल्यू 0 है। ये स्क्यूनेस क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, इसको सिर्फ याद रख लीजिए। स्क्यूनेस वैल्यू इसका 0 होता है। ये फोर्थ पॉइंट है। सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल क्लासरूम में होता है। हम देखेंगे अभी कैसे इस्तेमाल होगा। ये भी पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 जब लिख रहे हैं तो आप ये जो डायग्राम दिख रहा है वो ड्रा कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक ये आया, फिर ये प्रोबेबिलिटी कर्व आप ऐसा ड्रा करेंगे और यहां से आपका लाइन चले जाएगा। तो ये दोनों साइड, इधर साइड अगर आप मान के चलेंगे ये बी है, या आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों भी इक्वल होंगे, इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक वैल्यू। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये कर्व, देखिए हम ये कर्व है, सॉरी ये आपका कर्व है और ये कर्व आपका इस तरह है। तो ये कर्व हमें लगता है कि ये कोनों में कहीं ना कहीं जाके जो नीचे का बेस लाइन है ना, इसको टच करती, हमें ऐसा लगता है, मगर ये लाइन कभी भी 0 नहीं बनती। मतलब इसको जाके टच नहीं करती। इस प्रॉपर्टी को असिम्प्टोटिक कहते हैं। डज नॉट टच बेस वैल्यू, एक्सेस वैल्यू को कभी भी टच नहीं करते। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो क्लोज हो जाए, बट ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो जाए, मगर ये कभी भी जो बेस लाइन है उस बेस लाइन को टच नहीं करती। और ये नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक एक्सटेंड होते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। सर ये कर्व के माने मोड़ होता है सर? नहीं, ये कर्व का माने एक आइडियल कर्व है। मान के चलिए मैं फर्स्ट मैं यहाँ ये कर्व देखे आप? जी सर। राइट। अभी देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। राइट, यही है। आपके क्लास में 100 मेंबर्स है, ठीक जी है? सर। जी सर। राइट, मान के चलिए पहले इसको समझ लीजिए। 100 मेंबर्स है आपके क्लास में और 100 मेंबर्स का टेस्ट ले लिया आपने, ठीक है? 100 मेंबर्स का टेस्ट लेने के बाद उनका मीन वैल्यू निकाला। क्या निकाला? निकाल सकते हैं 100 मेंबर्स का? 100 मेंबर्स का जी सर मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या ग्रुप डाटा में या ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करके
और आपने एसडी निकाला, ये भी निकाल सकते हैं। यस सर। राइट। जब मीन वैल्यू आ गया और एसडी वैल्यू आ गया, मीन वैल्यूज और एसडी वैल्यूज को लेते हुए अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे, ये मीन वैल्यू है, ये +1 एसडी, +2 एसडी, +3 एसडी, -1 एसडी, -2 एसडी, -3 एसडी, ये मैं एक्स एक्सिस पे लिया हूं, ये मैं एक्स एक्सिस पे लिया हूं, और वाई एक्सिस पे मैंने अपना स्कोर्स लिया हूं। ठीक है, तो ये अगर मेरा क्लास का जो ग्राफ ड्रा करता हूं मैं, अगर ये शेप में मेरे क्लास का भी ग्राफ ये शेप में आ गया, तो मेरा क्लास नॉर्मल क्लास है, मेरा क्लास नॉर्मल क्लास है। क्यों नॉर्मल है? ये जो कर्व है ये स्टैंडर्ड कर्व है। ये कर्व ये बताता है कि अगर मेरे क्लास के अंदर 64.13 और 64.13 ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 68.26। ये एवरेज बच्चे रहेंगे। ये इतने एवरेज बच्चे रहेंगे। और अब आपका मीन वैल्यू आपको पता है और आपका एसडी वैल्यू पता चला है जाए तो जी, पूछिए। अगर ये कर्व राइट साइड या लेफ्ट साइड चला जाए तो हाँ, उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। हेलो? जी जी जी, अभी आ रहे हैं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं। एक 10 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर आप पूछिए, ठीक है ना? राइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? एसिम्प्टोटिक वाली। मेरा में दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिल कर लीजिए ना, मैं दोबारा शेयर करूं? सर ये कुछ देर रहने दीजिए सर। ये वाला जी जी। एसिम्प्टोटिक वाला। नीचे वाला क्या पॉइंट है? हाँ मैं बता रहा हूं। देखिए हमारा जो कर्व है एक्स एक्सिस के यहाँ पे है, और हम इसको ड्रा कर रहे हैं ऐसा कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमें लगता है कि जाते जाते ये कर्व कभी ना कभी इसको जुड़ेगा जो बेस लाइन के साथ, मगर ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कभी भी इसके साथ नहीं जुड़ती है। ये Yes, नेगेटिव। हाँ तो सर सर इसका इसके पीछे मान जीरो वजह कैसे हो यही जाता है है सर कि मतलब क्लास में कभी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जीरो नहीं हो सकते, या कि तो पुअर स्टूडेंट जीरो नहीं हो सकते। कुछ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे हाँ, आइडियल क्लासरूम में अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व करते हैं तो ये जो एरिया है बीच वाला, ये एवरेज स्टूडेंट्स का है। ठीक है, और ये हम कहेंगे बिलो एवरेज या पुअर स्टूडेंट्स। ये इधर है हाई आईक्यू, या ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। राइट, यहाँ पे जो बच्चे फॉल करते हैं
ये सारे बच्चों को हमें, यानी कि ये जो एवरेज है, एवरेज से लेफ्ट साइड में जितने भी बच्चे हैं इनके ऊपर हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और कम से कम बच्चे इतने होते हैं यहाँ पे, इनके मुताबिक कितने लोग बिलो एवरेज, या मतलब आपके 100 में 3 बच्चे अगर ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो क्लासरूम के अंदर 3 बच्चे ऐसे आपको बिल्कुल मिलेंगे जो बिल्कुल जीनियस है। और 68% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो एवरेज है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ हाँ सर ये बोले हैं एनपीसी में ये माइनस कैसे होता है, ये बता दीजिए तो। कौन सा माइनस? ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव। हाँ हाँ, ये कैसे मतलब एक्सटेंड करता है? नहीं नहीं, ये नेगेटिव हम इसको ड्रा करने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन को एज ए बेस लिया है। जी ठीक है, नहीं ये बात समझ में नहीं आती थी कि माइनस मान के चलिए, जैसे बोले ना कि स्टूडेंट 0 नहीं हो सकता, लेकिन माइनस कैसे हो जाएगा? नहीं, स्टूडेंट नहीं होंगे, स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है वो, ये स्टूडेंट थोड़ी कह रहे हैं हम, 1 SD है। नेक्स्ट स्लेज जी, वो डेविएशन नहीं लिखा हुआ था इसीलिए। इसको देख लीजिए, इसके अंदर क्लियरली ड्रॉ किया गया है, ये पिक्चर मैं इंटरनेट से लिया हूं। यहां पे देखिए ये 0 है, ये 0 वैल्यू है, ये मीन वैल्यू भी है यम। ठीक है, ये 1 SD है, स्टैंडर्ड डिविएशन आप जो किए हैं +1 SD +2 SD +3 SD, सेम -1 SD वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे नेगेटिव में कैसे होंगे, नो, सिर्फ वैल्यू लिया गया है, -3 SD। हाँ, इसको समझ लीजिए भाई, यहां पे क्लियर। देखिए ये आपका मीन वैल्यू है और आपने ये ड्रॉ किया और आपको SD वैल्यू आया है, तो हमने एक स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया, हमने एक स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया वैल्यू, ये 1 SD है, 1 SD है, ये 2 SD है। इसमें यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये 34% ऑफ एरिया को कवर कर रहा है। ये जो एरिया है ये पूरा 34% एरिया को कवर कर रहा है, और इधर का एरिया भी 34% एरिया कवर करता है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 68% लोग क्लास के अंदर ये एवरेज वाले। नहीं, मैं अभी थोड़ा गया ऊपर, तो 95% ऑफ द स्टूडेंट्स, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे x+1, x+2 SD, x-2 SD का मतलब बीच में रहते हैं। कितने रहते हैं? 95% स्टूडेंट्स मुझे, 68% स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं m ±1 सिग्मा पे। इसको ऐसा लिखते हैं, यहां पे लिखना नहीं आ रहा है, 1 SD = m मीन वैल्यू है और एक SD वैल्यू है। m के प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि m -1 सिग्मा से लेके m+1 सिग्मा के बीच में जो गैप है, इस गैप में तकरीबन 68% ऑफ आपके स्टूडेंट्स
अगर 100 स्टूडेंट्स में आप बच्चों के मीन वैल्यू ले लेंगे और बच्चों के स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू ले लेंगे और इन दोनों के दरमियान में जो बच्चों का है उसको काउंट करेंगे, तो अगर उनका काउंट 68% आता है तो आपका जो क्लास है वो नॉर्मल है, आपका क्लास वो नॉर्मल है, ये वाला। अगर आपका m ±2 सिग्मा ले रहे हैं और इसके मुताबिक अगर 95% यानी कि आपका मीन ले लिया और एसडी ले लीजिए और दोनों के अंदर जो वैल्यूज है उसमें 95% बच्चे रहना चाहिए, तब जाके आपका क्लास को हम आइडियल क्लास कह सकते हैं। तो बच गया है 2.4% और 2.4%, ये है x ±3 सिग्मा वाले। तो इसका मतलब यह है 100 में से तकरीबन 3 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल क्लास पढ़ाई नहीं करेंगे, और 3 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो जीनियस, टीचर के पढ़ाने से कोई डिपेंडेंट नहीं रखेगा, वो अपने से पढ़ लेगा, उसको कोई टीचर की जरूरत नहीं। 99.76%, 74। कभी ये बात सुने हैं क्या, 6 सिग्मा नाम से बात सुने हैं? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। क्या सर, रिपीट कीजिए। 6 सिग्मा नाम सुने हैं कभी? 6 सिग्मा? नहीं। हाँ, 6 सिग्मा ये होता है कि कोई भी किसी भी चीज की क्वालिटी को पैमाइश करना है, मापना है, तो वो कंपनी के क्वालिटी को बताने के लिए बताते हैं 6 सिग्मा कंपनी। 6 सिग्मा जो कॉन्सेप्ट है इसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से लिया गया है, जो इधर 3 सिग्मा इधर 3 सिग्मा, टोटल है 6 सिग्मा कंपनी। 6 सिग्मा ये क्वालिटी के लिए पैमाइश है। ये क्या, नोकिया का नाम सुने हैं कभी? नोकिया? यस सर। मोबाइल आता था इसका, फिनलैंड का कंपनी है जी, नोकिया एक कंपनी का नाम है, मोबाइल फोन आता था इसका, है ना? वाला। नोकिया का बैटरी 6 सिग्मा कंपनी का, 6 सिग्मा क्वालिटी का है। नोकिया का बैटरी जो बना है ना, यस सर। नोकिया का जो बैटरी है वो बैटरी 6 सिग्मा क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यह है अगर नोकिया बैटरी 10,000 पीस बनाती है सर जी, सर ये मेरे मोबाइल में भी है, हम देखे अभी है, 1 सिग्मा ऊपर है 1 सिग्मा नीचे है। 8 मोबाइल का बैटरी है ना, उसमें 8 ऐसे दिखने में 8 लगता है, एक्चुअली सिग्मा और ओके। ये इसका मतलब क्या है? 6 सिग्मा कंपनी का मतलब ये होता है अगर ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है 10,000 मान के चलिए, वो नोकिया कंपनी ने 10,000 बैटरी बनाई है, ठीक है, उसमें से 9,974 बैटरीज पक्का चलने वाले होते हैं और सिर्फ 26 अगर खराब निकलते हैं, उसका तादाद 26 से ज्यादा नहीं होगा। देख लीजिए, अगर कोई इतने क्वालिटी के साथ काम कर रहा है, कभी हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि नोकिया का बैटरी एक्सप्लोड हो गया है, खराब हो गया है, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, तो वो एक स्टैंडर्ड को पैमाइश करने के लिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को इस्तेमाल करते हैं। तो सेम टू सेम अगर हमारे क्लास के अंदर मैंने
आप टीचिंग प्रैक्टिस करे थे, अगर टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर आप शायद रिकॉर्ड भी बनाए थे, अगर आपके क्लास पढ़ाने के बाद आपने टेस्ट लिया और आपके टेस्ट में मीन वैल्यू और एसडी वैल्यू ले लिए हैं, और अगर आपका मीन वैल्यू प्लस एसडी वैल्यू के बीच में 68% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आपके क्लास में हैं, इसका मतलब है आप एक आइडियल टीचर है और आपका क्लास एक आइडियल क्लास था और आप ये आइडियल क्लास को पढ़ाए हैं। अगर 95% केसेस के लिए एसडी मीन प्लस और माइनस 2 एसडी वैल्यू में 95% केसेस कवर हो रहे हैं, तो भी आप का क्लास आइडियल है। एक नॉर्मल क्लास का शक्ल ऐसा होता है। अगर मगर क्या आइडियली ऐसा होता है? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। इस वैल्यू को लिख लीजिएगा, ये 3 वैल्यूज को नोट कर लीजिए। ये करेक्ट कर रहा हूं मैं, 99.74 है, ये 99.74 है। देखिए यम प्लस और माइनस 1 जी सर हम लोग जनरली डाटा का तो एसडी वैल्यू निकालते हैं तो जनरली एसडी निकाल देते हैं, लेकिन 1 एसडी 2 एसडी कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस उतना ही। ओके सर। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। एसडी आता जितना है, एचडी निकालना उससे मल्टीप्लाई करना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीन क्या होता है, कभी कभी पूछते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का औसत वैल्यू 0 है, मीडियन वैल्यू भी 0 है, मोड वैल्यू भी 0 है, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है। ये वैल्यूज ले लिए हैं। एम प्लस और माइनस वैल्यू 1 सिग्मा का वैल्यू है 68.26, एम प्लस और माइनस 2 सिग्मा का वैल्यू है 95.44%, और एम प्लस और माइनस 3 सिग्मा का वैल्यू है 99.74। ये लिख लीजिएगा। और सर रही ये बात आप जी, ये फैक्ट होता है m प्लस माइनस 1s इक्वल टू 68.26। जी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके सर। अगर आपका क्लास का भी इतना ही वैल्यू आता है तो आपका क्लास भी नॉर्मल क्लास है। ये ले लिए हैं। यस सर। यस, हाँ मैं एक छोटा सा मेरे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे मदद कीजिएगा, ठीक है? जी सर। मेरे पास एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट ने मैथ्स में 85 मार्क्स ला लिया है और इंग्लिश में 50 मार्क्स ला लिया है। तो आप क्या बता सकते हैं किस पेपर में उसका परफॉर्मेंस बेहतर था? सर मैथ में कितना बहुत ज्यादा है, मैथ्स में 80 है। तो मैथ का अच्छा हुआ सर। सर उसके मैथ में उसके मार्क्स 80 रहे, ठीक है, और इंग्लिश में उसके मार्क्स रहे 50। सर कितना आउट ऑफ आया ये मैथ जानेंगे अच्छा हुआ पहले सर। तब तो। क्या है? सर कितने आउट ऑफ मतलब कितने में 100 उसको मार्क्स, हाँ टोटल मार्क्स 100 है। सर तो कह सकते हैं मैथ में बेटर है। तो सर ये जाहिर है कि मैथ में अच्छा है। हाँ ये सर मैथ में अच्छा है। मैथ में अच्छा है जी। सर
कैसे बोल सकते हैं आप मैथ्स में अच्छा है? इसके लिए ये भी 100 चाहिए मार्क्स में उसका और मैथ्स सब में ज्यादा स्टूडेंट मार्क्स किस लाए। तरह का परफॉर्मेंस किया है उसके, वो भी अगर हो तो बढ़िया हो जाएगा। देखिए हम एक स्टूडेंट का 2 अलग अलग सब्जेक्ट है ना। अगर आप चावल को पानी के साथ तोलेंगे क्या? सर भाई चावल सर का इसका क्वालिटी चावल के साथ देखना है। नहीं नहीं सुनिए, सर नहीं। देखिए जी आपके जी हाथ बिल्कुल में चावल है, गेहूं है, दोनों का आपके हाथ में सैंपल के तौर पे दिया है, तो उसको बोल के आप कह सकते हैं क्या कि चावल अच्छा है और गेहूं अच्छा नहीं है? नहीं सर। नहीं कह सकते सेम ना। तो यहाँ पे कैसे कहेंगे कि मैथ्स में अच्छा किया है और इंग्लिश में अच्छा नहीं किया है? सर ये देख सकते हैं अगर मैथ में सारे स्टूडेंट 90 स्टैंडर्ड सर तो सर इसमें हाँ अगर 40 ठीक है, लाए ठीक है, सर मैं लेवल ये तो दे एक रहा ही हूँ। लिए थे 100 मार्क्स लिए सर। मैथ्स में सर स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 100 मार्क्स है ना। हाँ 100 ही दे रहा है, 100 ही है हाँ तो मैथ्स। वही ना, आप 1 kg अगर चावल नाप रहे हैं, 1 kg अगर मैं गेहूं नाप रहा हूँ तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो 1 kg ही ले रहा हूँ। अब उसमें से 1 kg से कम आ रहा है, उसमें से वही चीज़ हमको देखना है ना कि कौन सी पैमाइश करनी है हमको, कंपैरिजन किससे करना है हमको। कंपैरिजन किससे करोगे? 100 मार्क्स से करेंगे और हाँ मैं कि अभी भी 100 वैल्यू मार्क्स दे से रहा हूँ, मैं अभी भी देखिए वैल्यू दे रहा हूँ देखिए आपको। 99% ऑफ द केसेस हम यही गलती करते हैं। मैथ्स का मीन वैल्यू, एमएम का मतलब है मैथ्स का मीन वैल्यू, मैथ्स का एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ 70 मार्क्स है। मैथ्स का क्लास का एवरेज वैल्यू 70 है और स्टैंडर्ड डिविएशन मैथ्स का 20 है। और इंग्लिश का एवरेज है इंग्लिश का एवरेज मार्क्स 30 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इंग्लिश का है 10। तो वो इंग्लिश में बेहतर किया है सर। कैसे बता सकते हो? ये इसमें जो मीन और निकाले, जैसे 70 है तो कोई हो सकता है लड़का 90 भी लाया होगा, और इसमें इंग्लिश में है तो इसका मतलब 30 है तो ज्यादा से ज्यादा कितना लाया होगा 40, और ये लड़का इंग्लिश में ला रहा है 50, तो 50 में बेहतर किया है। और इसका और उसमें 80 है और उसका हो जाता है 90, उस हिसाब से वो उसमें 80 ही लाया, 90 लाना चाहिए इनको बेहतरी के लिए, तो 80 लाया। इसमें इसको 40 लाना था बेहतरी के लिए, तो ये 50 लाया, तो सबसे बेहतर बनता है। राइट। ऐसे जगह पे क्या करते हैं हम, दोनों को एक ही लेवल पे ला लेते हैं, उसको स्केल वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल वैल्यूज। यहाँ पे z इज इक्वल टू x माइनस एम बाई सिग्मा, ये फार्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए क्या आ रहा है देखेंगे। x माइनस एम बाई सिग्मा, ये देखिए ये उसके वैल्यूज है और इसके मीन वैल्यूज है, ये एसडी वैल्यूज है। मैथ्स के लिए अलग निकालिए, इंग्लिश के लिए अलग निकालिए और दोनों को कंपेयर कीजिए। जो नंबर ज्यादा है उसको हम कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में हम उसने बेहतर किया है। इंग्लिश का ज्यादा है सर। क्यों? जेड स्कोर कितना आया है? मैथ्स का कितना आया है? 0.5 आया सर। 0.5 कैसे आया है? सर हाँ, एक्स एक्स वैल्यू 80 है, दिए, 80 एवरेज माइनस 70/2 70 यानी कि 20। 10/20 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आया है। वेरी गुड। और इंग्लिश का 2 आया सर। और यहाँ पे देखिए ये x वैल्यू है और ये m वैल्यू है, यानी कि 50 माइनस 30, 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2।
ठीक है, इसके लिए हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, z इज इक्वल टू x माइनस एम बाई सिग्मा। ये x माइनस एम बाई सिग्मा जो वैल्यू है ये भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एक एप्लीकेशन है। तो हम जैसे कहते हैं कि 100 मार्क का टेस्ट हो गया भाई, मैथ्स में 80 मार्क्स लाए हैं और इंग्लिश में कम मार्क्स लाए हैं तो इंग्लिश में आप कमजोर है। ये सिर्फ अनट्रेंड जो टीचर्स इसके बारे में नहीं जानते वही कहेंगे कि अरे इसका मैथ्स में अच्छा है क्योंकि उसने अच्छा मार्क लाया है। उस बेसिस पे हम कभी भी कंक्लूजन नहीं देंगे, कभी भी उसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होगा, उसका रिपोर्टिंग में भी इस बेसिस पे हम कभी भी रिपोर्टिंग नहीं लिखेंगे। समझ रहे बात? सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिपोर्टिंग करने के लिए पहले एवरेज मार्क्स जानना होगा। एग्जैक्टली और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है क्लास का। फिर जब स्टूडेंट को रिपोर्टिंग दे रहे हैं तो आप ये सारे पैरामीटर्स आना है, कितने मार्क्स के लिए था और उसके अंदर टॉपर कौन था, यानी कि उस क्लास के अंदर परफॉर्मेंस का रेंज क्या था। ठीक है, यानी कि सबसे कम और सबसे ज्यादा, किसी का नाम नहीं लेंगे मगर रेंज क्या था, उस रेंज में कितने लोग आ रहे और ये बच्चा आपका क्लास का एवरेज कितना था और एसडी वैल्यू कितना था, इसके बुनियाद पे इसका परफॉर्मेंस कहाँ था। हम इंटरप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ इन जनरली टीचर्स क्या करते हैं, अच्छा ये भी 100 मार्क के लिए था, ये भी 100 मार्क के लिए था तो इसमें ज्यादा आया तो हम कह रहे हैं कि मैथ में ज्यादा है। नहीं, हम ऐसे कंक्लूजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट अलग सब्जेक्ट है। इसके लर्निंग आउटकम्स अलग है, इसके लर्निंग आउटकम्स अलग है। इनको मैथ को पढ़ाने का तरीका अलग है, अंग्रेजी को पढ़ाने का तरीका अलग है। मैथ के अंदर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अलग है, अंग्रेजी का एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अलग है। ये फिर सर ऐसा भी हो सकता है सर, उसमें क्वेश्चन भी मतलब इजी हो या फिर टफ हो, किसी में ऐसा भी हो सकता है। जी जी हाँ, इसीलिए यस वही तो प्रॉब्लम, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर इजी हो या मैथ्स के अंदर टीचर ज्यादा मेहनत मैथ में कभी कभी ये होता है ना कि अटेम्प्ट कर दिया, स्टेप सारे ठीक है तो फुल मार्क्स दे देते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, हर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मार्क्स काटते चले जाएंगे तो टफ। देखिए जब एवरेज मार्क्स यहाँ पे 70 है और यहाँ पे एवरेज 30 है, एवरेज 30 का मतलब ये है इसको एवरेज से ज्यादा मिला है और ये दूरी भी बहुत ज्यादा है, वही स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। अब यहाँ पे देखिए ये दूरी गैप एवरेज से इसका गैप कम है और स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा का मतलब है कि इस क्लास के अंदर बहुत सारे लोगों ने बिखर के है, यानी कि बहुत कम मार्क्स आने वाले भी है, बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाले भी है। छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हैं। ओके सर सर जब पेरेंट्स जो, सर एक सवाल है, हाँ जब किसी स्टूडेंट का जब मार्कशीट देखा जाता है सब्जेक्ट वाइज तो पेरेंट्स जब देखते हैं तो किसी में मैथ में अगर 80 मार्क्स ला रहा है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कम ला रहा है 50 मार्क्स, तो पेरेंट्स तो उसी हिसाब से मतलब बच्चे को प्रमोट करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में उसको जाना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग वही देखते हैं। वही तो देख रहे हैं ना, हम वही देख रहे हैं, इसीलिए ना कैरियर पूरा बर्बाद होता है। तो वही तो सर बोल रहे थे, एक अनट्रेंड टीचर का मतलब है कि सिंपल बोल देंगे जो 80 है वो अच्छा, जो 50 है वो खराब। नहीं, टीचर ने जनरली आम आदमी के भी, पेरेंट्स के भी इसमें स्कीमा में रहते हैं ये चीज। हाँ अभी तो कह रहे हैं ना कि रिपोर्टिंग जब आप कर रहे हैं, रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं तो वहां पे ये बात लिखना चाहिए कि क्योंकि पेपर का ओवरऑल एवरेज ज्यादा था इसलिए इसको 80 आए हैं, मगर क्लास के अंदर परफॉर्मेंस इसका जब देखते हैं तो ओवरऑल जब 6 सब्जेक्ट आपके सामने हैं तो क्लास इंचार्ज का जिम्मेदारी ये होती है कि भाई इस टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस ये अच्छा था और इसका परफॉर्मेंस ये गलत था। क्योंकि आप फिक्रमंद है कि इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इवन अंग्रेजी का सब्जेक्ट ले लेंगे तो रिपोर्टिंग में कभी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश में ये अच्छा
ये लड़का बेहतर है, इंग्लिश में ये लड़का बेहतर नहीं है, ये नहीं कहेंगे आप। जब क्वेश्चन पेपर आप बना रहे तो आप ब्लूप्रिंट को फॉलो करते होंगे। आपने सैट रिकॉर्ड बनाया है? यस सर। जी सर। आपने तो सारे लोगों ने सैट रिकॉर्ड बनाया होगा ना? यस सर। जी सर। yes. अब सैट रिकॉर्ड जब बना रहे तो ब्लूप्रिंट बनाए। ब्लूप्रिंट में आपके कौन सा ब्लूप्रिंट बनाए, पुराना वाला नया वाला? पुराना वाला सर। दोनों सर हम तो एक ही जानते हैं कौन नया कौन पुराना। राइट, अच्छा ठीक है। आपके उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल था? चार Yes, था जी sir. सर, ये 4 थे। वो था ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल। जी जी। यस यस। यस, मगर आप कौन से सब्जेक्ट के बोल रहे हैं? जैसे उर्दू का ले मैं? जी सर। राइट, उर्दू का पुराना स्टाइल में ये था कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल में इसको कितना कितना एरिया है, मतलब नॉलेज में कितने मार्क्स आए हैं, एप्लीकेशन में कितने मार्क्स आए हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग में कितना है और स्किल में कितना है। ठीक है, ये पुराना। जब रिपोर्ट लिखते हैं तो हम ये लिखना है कि उर्दू में इसका नॉलेज ठीक है, ये समझ पाता है, मगर ये इसको लिखने की स्किल नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे कि उर्दू में इसको 40 आ गए, उर्दू में ये बिलो एवरेज है, नहीं। या नया जो स्टाइल है उसमें अलग अलग कर रहे हैं। उर्दू में इसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, उर्दू को समझ सकता है, उर्दू को बोल सकता है। उर्दू में मेरा जैसे है, मेरा है, अगर मेरा रिपोर्ट कोई लिखेगा तो ऐसा लिखना चाहिए कि उर्दू सुन सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू की तलफ़ुज़ में इनके गलतियां हैं, इनको उर्दू की तलफ़ुज़ अभी ठीक करना है, उर्दू लिखने में अभी बहुत मेहनत करना है, उर्दू की क़वाइद के अंदर बहुत अच्छा है। नहीं तो मान के चलिए रिवर्स में, उर्दू लिखता तो अच्छा है देख के, मगर क़वाइद के अंदर, ग्रामर के अंदर ये गलतियां करता है। इसको ग्रामर के अंदर मेहनत करनी है। इसको पोएट्री में, प्रोज में लिखता है, लिखने के लिए ठीक है, मगर पोएट्री को समझता नहीं है। तो जब रिपोर्ट जाती है तो ये जो रिपोर्टिंग है ये आपके हर एक एकेडमिक स्टैंडर्ड है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। सेम थिंग बायोलॉजिकल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस में आप जब लिख रहे हैं तो आपके एकेडमिक को स्टैंडर्ड्स है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसको है, एप्लीकेशन फॉर डे टू डे लाइफ में ये नहीं है। स्किल है इसको ड्रा करने का, बहुत अच्छा स्किल है, मगर जब ड्रा करने के बाद जो हर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, वो मेमोरी, वो नॉलेज इसके पास कम है।